Hello to all NEET PG aspirant. As we know that MCC they have already published the information bulletin for 2024 काउंसलिंग। तो आइए इस वीडियो में हम लोग MCC की जो भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसके रूल्स रेगुलेशन काउंसलिंग स्कीम और ये काउंसलिंग कैसे कैसे होगी इस बार MCC और रूल्स में कुछ चेंजेस आए हैं या नहीं आए हैं उनके बारे में कंप्लीट डिटेल्स में देखते हैं। तो ये एक्चुअली ये वीडियो MCC की जो ऑल इंडिया काउंसलिंग की जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसकी समरी है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको MCC की इन्फॉर्मेशन बुलेटिन वापस देखनी नहीं पड़ेगी। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी इस चैनल में नए हैं इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको फ्यूचर में दूसरे स्टेट काउंसलिंग या फिर MCC की सीट मैट्रिक्स या जो भी अपडेट आएगी उससे रिलेटेड वीडियो की अपडेट चाहिए टाइम टू टाइम तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाय मैसेफ कुमार माधव, आई एम प्रोफेशनल नीट काउंसलिंग एडवाइज़र एंड आई एम CEO ऑफ नीट प्रेडिक्टर। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग देखते हैं जो ये काउंसलिंग है उसकी फ़्लो चार्ट। तो सबसे पहले क्या करना होता है, कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो रजिस्ट्रेशन की ऑलरेडी स्टार्ट है रजिस्ट्रेशन। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट मैक्सिमम कैंडिडेट ने रजिस्टर कर दिया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फ़ीस पेमेंट करनी पड़ती है। फ़ीस पेमेंट करने के बाद आपको सिक्योरिटी अमाउंट पे करनी पड़ती है। फिर जब सीट मैट्रिक्स आएगी, मोस्टली वो 8th या 9th को सीट मैट्रिक्स आ जाएगी। आफ्टर दैट सीट मैट्रिक्स जब भी रिलीज़ होती है उसके 15-20 मिनट बाद चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस बार MCC ने बहुत इनफ टाइम दिया चॉइस फिलिंग करने के लिए, 10 डेज़ अराउंड दिए हैं। तो आप उस 10 डेज़ में चॉइस फिल कर सकते हैं। लॉकिंग लास्ट डेट में होती है। तो आपने चॉइस फिलिंग किया, आपको जो भी सब्जेक्ट चाहिए, जो भी टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट चाहिए, आपने वो चॉइस फिलिंग किया। चॉइस फिलिंग के बाद आपको लॉक करनी पड़ती है। अगर आपने लॉक नहीं किया तो मैं आगे इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जाऊँगा कि लॉक करने का प्रोसीजर क्या होता है। अगर आपने लॉक नहीं किया तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर इसके बाद आपको लॉक करना है, लॉक करने के बाद फिर रिजल्ट आती है बेस्ड ऑन मेरिट। तो इसमें फर्स्ट राउंड हो जाएगी। फर्स्ट राउंड में 2 टाइप के ऑप्शंस आपके पास आ सकते हैं। एक सीट अलॉट हुई है, एक सीट नहीं हुई है। तो अगर आपको सीट अलॉट नहीं हो तो आप डायरेक्टली राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर सीट आपको अलॉट हुई है तो उसमें भी बहुत सारे कंडीशंस आते हैं, जैसे कि आपको अपग्रेडेशन जा सकते हैं। तो अपग्रेडेशन के केस में आप जस्ट फॉर एग्जांपल आपको कोई सीट मिली है राउंड 1 में और आप उस सीट से खुश हैं तो आप उस सीट को ले करके अपग्रेडेशन कर सकते हैं, राउंड 2 में जा सकते हैं। या फिर आप उस सीट में एडमिशन लेके आप काउंसलिंग से बाहर जा सकते हैं। ये तो पहली प्रोसीजर होगी। तो इन 2 केसेस में आपको अगर सीट में एडमिशन लेना है या फिर अपग्रेडेशन जाना है, इन बोथ केसेस आपको कॉलेज में जाके ऑफलाइन रिपोर्ट करनी पड़ती है विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। रिपोर्ट करने के बाद ही आप आगे का फर्दर प्रोसीजर कर सकते हैं। और अगर आपको कोई ऐसी सीट लग गई है जिसके लिए आप उतने लाइक यू आर नॉट विलिंग टू जॉइन दैट सीट, इन दैट केस यू कैन ऑप्ट फॉर फ्री एग्जिट। तो ये 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपको ज्वाइन करना है या तो आप फ्री एग्जिट कर सकते हैं। और फ्री एग्जिट करेंगे डायरेक्टली राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपग्रेडेशन के केस में भी आप राउंड 2 में जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वापस से वहाँ पे फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। अब ये तो हो गया राउंड 1। फिर राउंड 2 होती है। राउंड 2 में भी और फ्री एग्जिट का मीनिंग मैं यहाँ पे बोल दूँ। फ्री एग्जिट मतलब अगर आपको कोई सीट अलॉटमेंट हुई है, आप उसको ज्वाइन नहीं कर रहे राउंड 1 में, तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट नहीं होगी और डायरेक्टली यू कैन पार्टिसिपेट इन राउंड 2 विदाउट डूइंग री रजिस्ट्रेशन। और इसके बाद अगर राउंड 2 की हम लोग बात करते हैं, राउंड 2 में जिस कैंडिडेट ने भी राउंड 1 में चॉइस फिलिंग नहीं की है, सॉरी रजिस्ट्रेशन नहीं की है, तो वो राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसके बाद वो चॉइस फिलिंग करके फर्दर अलॉटमेंट प्रोसीजर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो राउंड 2 में क्या है, राउंड 2 फ्री एग्जिट नहीं है। अगर आपने राउंड 2 में सीट आपको कुछ मिलती है तो ये कंपलसरी होता है ज्वाइन करना। अगर आप ज्वाइन नहीं करेंगे, आपने जो भी सिक्योरिटी अमाउंट पे किया वो फॉरफिट हो जाएगी। और अगर आपको राउंड 2 में सीट मिलती है तो क्या अपग्रेडेशन पॉसिबल है? हाँ, राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेडेशन कर सकते हैं। तो ये आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। राउंड 1 राउंड 2 की ये अपग्रेडेशन प्रोसीजर की है फ्लो चार्ट। अब ये राउंड 3 है। राउंड 3 में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड है। इसके बाद राउंड 3 में अगर सीट मिलती है वो भी ज्वाइन करना कंपलसरी है। अगर आप उस सीट को ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो जाएगी और आप स्टे वैकेंसी से बाहर हो जाएंगे। तो आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लें राउंड 3 की और स्टे वैकेंसी की। तो स्टे वैकेंसी में फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड है, चॉइस फिलिंग करना है। तो और जिन भी कैंडिडेट को राउंड 2 या राउंड 3 में सीट नहीं मिली है या फिर राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 में किसी ने भी ज्वाइन नहीं किया, वो स्टे वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहते हैं।
और अगर किसी को यहाँ पे सीट मिल जाती है, वो मैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आगे रूल्स में उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो ये थी फ्लो चार्ट की बात। अब हम लोग देखते हैं रूल्स। तो देखिए रूल्स में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे पहला इम्पोर्टेंट, द कैंडिडेट इज़ नॉट अलाउड टू अपग्रेड सीट। अब कैंडिडेट क्या होगा कि द कैंडिडेट इज़ नाउ अलाउड टू अपग्रेड सीट फ्रॉम सेकेंड राउंड टू थर्ड राउंड। तो पहले कैसा था, लास्ट टू लास्ट ईयर राउंड 1 से राउंड 2 ही अपग्रेडेशन पॉसिबल थी। अब कैंडिडेट राउंड 1 से राउंड 2, राउंड 2 से राउंड 3 तक भी अपग्रेडेशन कर सकते हैं, मतलब राउंड 2 से राउंड 3 अपग्रेडेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक ट्रिक है, जैसे कि आपको अगर राउंड 1 में कोई सीट मिली, आपने अपग्रेडेशन किया राउंड 1 से राउंड 2 में, तो अपग्रेडेशन हो गई, आपने ज्वाइन कर लिया वो सीट और फिर आपने अपग्रेडेशन के लिए दिया। इन दैट केस आपको राउंड 1 से राउंड 2 से राउंड 3 जाने के लिए आपकी सीट अपग्रेडेशन होनी है। मान के चलिए आपने राउंड 1 में कोई सीट अपग्रेडेशन में डाला, आपकी सीट अपग्रेड नहीं होती है राउंड 2 में, तो इन दैट केस राउंड 2 से राउंड 3 में आप नहीं जा सकते। उसके लिए आपको राउंड 2 की सीट को, जो भी राउंड 1 की सीट थी जो अपग्रेड नहीं हुई, उस सीट को कैंसिल करके आपको सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिट करा के आपको नेक्स्ट राउंड में जाना होगा, मतलब फ्रेश रजिस्ट्रेशन करनी होगी। अगर आपकी कॉलेज चेंज होती है, राउंड 1 से राउंड 2 जाने में कॉलेज अपग्रेड होती है, तो आपको विदाउट लिविंग दैट सीट राउंड 2 से राउंड 3 में भी अपग्रेडेशन कर सकते हैं। इसका ये मीनिंग है, डोंट गेट कंफ्यूज कि राउंड 1 में जो सीट मिली है राउंड 1 से राउंड 2, राउंड 2 से राउंड 3 जा सकते हैं, नहीं, वहाँ पे सीट चेंज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सेम सीट को होल्ड करके हैं और राउंड 3 तक जा रहे हैं, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और इफ़ ए कैंडिडेट जॉइंस a seat in round 3, they shall not be permitted to resign from round 3 AIQ deemed or central, they will not be allowed to participate in any further round of counseling। तो जैसे मैंने पहले बोला, अगर आपको राउंड 3 में AIQ की कोई सीट मिलती है, आप नेक्स्ट राउंड में स्टे वैकेंसी या स्पेशल स्टे वैकेंसी में नहीं जा सकते हैं। और आप स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्टेट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऑल इंडिया काउंसलिंग से आप डिबार्ट हो जाएंगे, आप उस सीट को ज्वाइन करें या ना करें। अगर ज्वाइन कर लेते हैं राउंड 3 की सीट, तो स्टेट काउंसलिंग से भी डिबार्ट कर दिए जाएंगे। आपका जो नाम है, आपका जो डेटा है, वो स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी को शेयर कर दी जाएगी, वो वहाँ से आपको रिमूव कर देंगे अलॉटमेंट प्रोसेस से। अगर आपने ज्वाइन किया, अगर आपको लगती है आप छोड़ देते हैं, तो यू कैन पार्टिसिपेट इन स्टेट काउंसलिंग, बट यू कांट पार्टिसिपेट इन स्टे वैकेंसी ऑफ एमसीसी और फर्दर काउंसलिंग ऑफ एमसीसी। और बहुत सारे कैंडिडेट को ये डाउट हो रही है कि नेक्स्ट ईयर आ सकता है। हाँ, राउंड 3 में अलॉट होती है, आप सीट को छोड़ते हैं, नेक्स्ट ईयर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नो ऑफलाइन एडमिशन एंड नो ऑफलाइन रेजिग्नेशन विल बी गिवन। मतलब यहाँ पे कैसा होता है कि जो भी प्रोसीजर हो रही है सब ऑनलाइन हो रही है। जैसे कि आपको कोई सीट अलॉट होती है, तो आप कॉलेज में जाते हैं, तो वहाँ पे ऑफलाइन एडमिशन नहीं होगी, वो इंट्रा एमसीसी के साइट पे लॉगिन करके आपका रिपोर्टिंग करते हैं, तो वो कंपलसरी है। ऐसा नहीं कि कॉलेज ने बोला कि ठीक है आपको कोई लेटर दे रहे हैं ऑफलाइन प्रोसेस में, नहीं, आपको वहाँ जाके वो ऑनलाइन होगी, इंट्रा एमसीसी में लॉगिन करके। कॉलेज का एक पोर्टल होता है। और अगर बाद में आपको कोई सीट छोड़ना भी है, तो ऐसा नहीं आपने कॉलेज को कॉल कर दिया, उन्होंने वो वैकेंट कर दिया, नहीं, आपको अगर कोई सीट छोड़ना है तो उसके लिए भी आपको ऑनलाइन ही होती है, बट आपको कॉलेज में जाना होता है, एक एप्लीकेशन लिख के देना होता है, वो इंट्रा एमसीसी के साइट पे लॉगिन करके वो आपका रेजिग्नेशन करते हैं, फिर उसके बाद आपको वो रेजिग्नेशन का एक लेटर मिलता है। और अगर आप एडमिशन भी ले रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, आइदर इन केस ऑफ अपग्रेडेशन या फिर ज्वाइन भी कर रहे हैं, इसमें भी आपको इंट्रा एमसीसी की तरफ से कॉलेज वाले एक लेटर देंगे ऑनलाइन लॉगिन करके। और एक नई रूल आई है इस बार, द ओसीआई कार्ड होल्डर जो भी हैं विल नाउ बी ट्रीटेड एट पर विद द इंडियन सिटीजन एंड विल बी एलिजिबल फॉर जनरल कैटेगरी सीट एज वेल एज एनआरआई सीट फॉर द पर्पस ऑफ नीट पीजी 2024 काउंसलिंग कंडक्टेड बाय एमसीसी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जो ओसीआई कार्ड होल्डर कैंडिडेट हैं वो इस बार जनरल कैंडिडेट, इंडियन जनरल कैंडिडेट कंसिडर होंगे, मतलब वो एनआरआई सीट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और इंडियन जनरल कैंडिडेट जनरल सीट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक रूल में चेंज आई है, तो जो काफ़ी मेजर नहीं, एक माइनर सी चेंज आई है, क्योंकि ओसीआई कैंडिडेट काफ़ी कम है, बट जो भी ओसीआई कैंडिडेट वो इस चीज़ को नोट कर सकते हैं कि दे कैन फिल एनआरआई सीट, और जो ओपन कोटा की सीट होती है वो दोनों फिल कर सकते हैं। Choice once logged cannot be modified, and any request to MCC decision alternate of choice will not be entertained। तो चॉइस आपने एक बार लॉक कर दिया, तो उसके बाद आप उस चॉइस को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो चॉइस लॉक करने से पहले आप 10 बार सोचें, या फिर चॉइस को लॉक ही ना करें, क्योंकि ये ऑटो लॉक है। कैंडिडेट अगर लॉक नहीं भी करते हैं तो एमसीसी की काउंसलिंग में ऑटो लॉक होती है, तो वहाँ पे आपकी लास्ट डेट में जो दी गई डेट है, दी गई टाइम है, उसमें ऑटोमेटिकली वो लॉक हो जाएगी।
तो बेटर होगा कि लॉक ना करें, या लॉक करने से पहले आप अच्छे से सोच समझ के सब कुछ, सारे चॉइसेस को देख के, उसके प्रिंट लेके, सारे चॉइसेस वन बाय वन चेक करके कुछ मिस तो नहीं हो गया, कुछ आपने अनवांटेड चीज़ें तो ऐड नहीं कर दी, कुछ गलत चॉइसेस जो आपको नहीं चाहिए वो तो ऐड नहीं कर दी, वो सब देख के आप चॉइसेस को लॉक करें। कैंडिडेट आर एडवाइज टू यूज़ द मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने जो भी फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी एनबी में, मतलब नीट एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन करते समय दिया था, उसको अभी एक्टिव रखें। और उसमें ओटीपी, जैसे आप रजिस्ट्रेशन करने का चॉइस फिलिंग करेंगे तो ओटीपी आती है, और हर जगह में ओटीपी आएगी। आपको लॉगिन जितने बार करना है उतने बार ओटीपी के थ्रू लॉगिन करना है। तो आपको एक्टिव रखना है फ़ोन नंबर। कभी कभी कैसा होता है, फ़ोन नंबर पे आपका अगर नेटवर्क प्रॉब्लम हो तो फ़ोन नंबर पे आपको मैसेजेस नहीं आते हैं, तो इन दैट केस आपको मेल के थ्रू भी आपको ओटीपी आ सकती है। तो आप दोनों को एक्टिव रखें। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट रिजर्वेशन पॉलिसी पे। तो देखते हैं यहाँ पे एमसीसी में जो एससी कैटेगरी है उनके लिए 15% रिजर्वेशन है, और एसटी के लिए 7.5%, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर जिनके जो फैमिली इनकम 8 लाख के बिलो है उनके लिए 27%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, और पीडब्ल्यूडी के लिए जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी में उनको 5%। अगर कोई जनरल कैटेगरी में है तो जनरल कैटेगरी में जितनी टोटल सीट है उसकी 5% सीट पीडब्ल्यूडी। ओबीसी में है तो ओबीसी में टोटल जितनी सीट है उसके 5% सीट। सो देर विल बी नो रिजर्वेशन फॉर ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यू कैंडिडेट इन डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो ये ऑब्वियस है, डीम्ड यूनिवर्सिटी में ओबीसी, एससी, एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। मतलब डीम्ड यूनिवर्सिटी रिजर्वेशन फ्री है। वहाँ पे 15% सीट जो रहती है वो एनआरआई या फिर एनआरआई स्पॉन्सर कैंडिडेट के लिए रिजर्व होती है। और कुछ 3 ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि जैन माइनॉरिटी और मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए सीट देते हैं, जैसे कि वो मैं आगे चल के आपको एक्सप्लेन करूँगा। और ये यहाँ पे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। द कन्वर्जन ऑफ सीट्स विल बी कैरिड आउट ड्यूरिंग द ऑनलाइन थर्ड राउंड। द सेट कन्वर्जन विल बी डन ओनली ऑन द बेस ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट बिलोंग टू द सेट कैटेगरी हैव बीन एग्जॉस्टेड। मतलब कैसा होता है कि यहाँ पे ना राउंड 3 में, एमसीसी के राउंड 3 में एक कन्वर्जन एल्गोरिदम होती है, मतलब एक कन्वर्जन होती है सीट की। अगर कोई एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, वो सीट अगर बची रहेगी, एसटी पीडब्ल्यूडी की सीट बची रहेगी तो एसटी में कन्वर्ट हो जाती है, एससी पीडब्ल्यूडी की एससी में कन्वर्ट होती है, जनरल की जनरल में कन्वर्ट होती है, ओबीसी पीडब्ल्यूडी की ओबीसी। अगर एसटी कैंडिडेट अब की सीट बची रहेगी तो एससी में होगी, एससी की यूआर में और ईडब्ल्यूएस की यूआर में। तो ये कन्वर्जन एल्गोरिदम चलती है राउंड 3 में। ये ऑनलाइन प्रोसेस में होती है कि अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नहीं है, फिजिकली हैंडीकैप, उन्होंने उनकी सीट कुछ वैकेंट आ रही है, तो वो कन्वर्जन एल्गोरिदम के थ्रू पर्टिकुलर कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखें कि सीट कन्वर्जन पे भी ध्यान रख सकते हैं आप राउंड 3 में। अब ये टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूट अंडर ऑल इंडिया काउंसलिंग। तो ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर में AIQ 50% गवर्नमेंट कोटा सीट रहती है। जितने भी स्टेट के प्राइवेट मेडिकल स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी 50% सीट जो होती है वो MCC ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू अलॉट कराई जाती है। रिमेनिंग 50% जो है वो स्टेट कोटा के थ्रू। डीम्ड यूनिवर्सिटी की 100% सीट जो होती है वो MCC के थ्रू कराई जाती है। कर्नाटका स्टेट में कुछ कंट्रोवर्सीज है, वहाँ पे कुछ परसेंटेज ऑफ सीट है जो कि स्टेट के लोकल कैंडिडेट को काउंसलिंग के थ्रू गवर्नमेंट कोटा में दी जाती है, जैसे KMC हो गई, KS एग्रे मैंगलोर, BLD बीजापुर, येनेपोयान एक्सेट्रा। फिर वही अगर हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की भी काउंसलिंग MCC कराती है। जो DNB पोस्ट MBBS है, जिसे NBMS बोलते हैं, उसकी भी काउंसलिंग AIQ कराती है, MCC कराती है। और NB डिप्लोमा की काउंसलिंग MCC कराती है। और अगर हम लोग डीम्ड यूनिवर्सिटी के, जैसे अभी मैंने बोला, इन डीम्ड यूनिवर्सिटी 85% सीट्स आर फिल्ड अंडर मैनेजमेंट और पेड कोटा सीट्स एंड 15% सीट्स आर फिल्ड अंडर NRI कोटा सीट। इसी 85% में कुछ सीट होते हैं जो कि माइनॉरिटी कैंडिडेट के लिए भी रिजर्व होते हैं। उसमें सिर्फ 3 कॉलेजेस हैं, जैसे मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और द एलिजिबल इंडियन नेशनल कैंडिडेट वांटिंग टू गेट कन्वर्टेड टू स्पॉन्सर NRI कैटेगरी बाय मेलिंग द रिकॉर्ड। अब अगर किसी को ये 15% NRI सीट के लिए क्लेम करना है या अप्लाई करना है, उनको MCC को एक नोटिस देती है। उस नोटिस के दौरान, उस दिए गए डेट में, they have to mail their NRI document
एक अनदर डॉक्यूमेंट की लिस्ट होती है, जैसे स्पॉन्सर सर्टिफिकेट, एम्बेसी सर्टिफिकेट, नीट स्कोर कार्ड, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, फैमिली ट्री एक्सेट्रा। तो ये सब जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो उनको एमसीसी को दिए गए समय में मेल करनी पड़ती है। फिर एमसीसी उसका अप्रूवल देती है, सारे डॉक्यूमेंट वो वेरीफाई करके अप्रूवल देती है, फिर वो 15% सीट के लिए क्लेम कर सकते हैं। जैसे मैं अभी बोल रहा था जैन माइनॉरिटी सीट और मुस्लिम माइनॉरिटी सीट, तो जैन माइनॉरिटी सीट जो है वो सुमनदीप SBKS जो गुजरात में एक मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे है। और मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए 2 कॉलेजेस है, एक हमदर्द मेडिकल कॉलेज है दिल्ली में, एक येनोपया है बैंगलोर में। ये तीनों कॉलेजेस काफ़ी अच्छे हैं। जो माइनॉरिटी कैंडिडेट है, अगर उनकी रैंक थोड़ी हाई आ रही है, उनको जो मैनेजमेंट और पेड सीट उस कॉलेज में नहीं मिल रही है, तो वो एक माइनॉरिटी डॉक्यूमेंट बना के रखे। और जब एमसीसी के आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, उस समय ये मेंशन करना ना भूले कि आपकी ये माइनॉरिटी है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखिए राउंड 1 कैसे होती है। तो मेन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन होती है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, रजिस्ट्रेशन करनी होती है, सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करनी पड़ती है, उसका चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है, फिर सीट अलॉटमेंट होती है, फिर पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट इन एमसीसी वेबसाइट। रिजल्ट के बाद आपको फिजिकली रिपोर्ट करना होता है। अगर आप रिपोर्ट करते समय आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कैरी करना होता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और आपने अगर फीस ऑनलाइन पे किया तो फीस की रिसिप्ट या फिर डिमांड ड्राफ्ट कॉलेज के नाम पे। And candidate who have been allocated a seat in round 1 can opt for free exit and can directly participate in round 2। तो यहाँ पे फ्री राउंड 1 में फ्री एग्जिट का भी ऑप्शन रहता है, तो ऐसा नहीं है कि कंपलसरी ज्वाइन करना। राउंड 1 बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं, मैंने देखे हैं प्रीवियसली, कि वो राउंड 1 से प्रैक्टिस करने के लिए करते हैं, कि हाँ चेक करने के लिए कि उनके रैंक पे क्या मिल सकती है, सीरियसली नहीं लेते हैं। तो बट आप राउंड 1 से एक स्ट्रैटेजी बना के आगे बढ़े। कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड ए सीट इन राउंड 1 कैन ऑप्ट फॉर विलिंगनेस। तो मैंने जैसे आगे बोला कि आप अपग्रेडेशन के लिए भी विलिंगनेस दे सकते हैं, और आप फ्री एग्जिट भी कर सकते हैं या फिर ज्वाइन करके कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे नोट जो सबसे नीचे दी गई है, इसको पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एमसीसी ऑफ DGHS विल शेयर द डेटा ऑफ ज्वाइन कैंडिडेट इन राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3 ऑफ काउंसलिंग विथ ऑल द पार्टिसिपेटिंग स्टेट। सिमिलरली द पार्टिसिपेटिंग स्टेट विल ऑल्सो शेयर द डेटा ऑफ ज्वाइन कैंडिडेट। मतलब आपने एक बार सीट ज्वाइन किया, आइदर वो राउंड 1 हो, राउंड 2 हो या राउंड 3 हो, आपका डेटा पर्टिकुलर स्टेट से शेयर कर दिया जाएगा। अगर आप किसी कैंडिडेट ने स्टेट काउंसलिंग से स्टेट में सीट ज्वाइन की है, तो वो डेटा उनको ऑल इंडिया में एमसीसी को शेयर कर दी जाएगी। वही सेम जैसे मैंने एक फ्लो चार्ट में एक्सप्लेन किया था, डिटेल्स अभी वही है कि कैंडिडेट हु रजिस्टर इन राउंड 1, मतलब यहाँ पे जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्टर कर रखा है उनको वापस से राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है, और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया राउंड 1 में, फ्रेश रजिस्ट्रेशन राउंड 2 के लिए अलाउ है। उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके फिर रजिस्ट्रेशन अमाउंट और सिक्योरिटी अमाउंट पे करके फर्दर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं चॉइस फिलिंग में। फिर सेम प्रोसेस चॉइस फिलिंग होगी। इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि आपको राउंड 2 ऑल इंडिया की फ्री एग्जिट नहीं है, और बाकी राउंड 1 के जैसे ही प्रोसीजर है, अपग्रेडेशन कर सकते हैं राउंड 2 से राउंड 3, और अगर आपको सीट मिल गई तो आप लेके जा सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। कैंडिडेट गेटिंग अपग्रेडेड, हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किसी कैंडिडेट ने राउंड 1 से राउंड 2 में ऑप्ट किया अपग्रेडेशन के लिए, बट उन्होंने कुछ गलती कर दिया या फिर उन्होंने चॉइस फिलिंग ऐसे कर दिया कि उनको जो राउंड 1 में सीट मिली थी उसके वो चेंज होकर राउंड 2 में कोई दूसरी अपग्रेड होकर दूसरी सीट मिल जाती है, बट वो कैंडिडेट उस सीट से खुश नहीं है। इन दैट केस आप वापस राउंड 1 की सीट नहीं ले सकते हैं, आपको राउंड 2 के सीट के साथ ही रहना पड़ेगा। अगर आप उस सीट को छोड़ना चाहते हैं तो विथ फॉरफीचर ऑफ सिक्योरिटी अमाउंट आप उस सीट को छोड़ के राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या स्टेट काउंसलिंग में जा सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं, सेम मैम ये शेयर कर देंगे, नोट में भी सेम चीज़ लिखी हुई है। अब हम लोग देखते हैं राउंड 3 में। तो सेम प्रोसीजर है, राउंड 3 में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन है, और जिनको राउंड 1 राउंड 2 में सीट नहीं मिली है वो राउंड 3 में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जो कैंडिडेट ने राउंड 1 राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं किया, यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके न्यू रजिस्ट्रेशन में जाके कर सकते हैं। एंड इसके अलावा राउंड 3 जो है, राउंड 3 में अगर आपको सीट मिलती है, आप उसको छोड़ के स्टे वैकेंसी में नहीं जा सकते, यू आर नॉट एलिजिबल। अगर आपको एक बार राउंड 3 में सीट अलॉट हो गई, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर स्टे और स्पेशल स्टे। हाँ, बट स्टेट काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम है, बट रूल एक चेंज है। आपको अगर सीट मिलती है आप छोड़ते हैं, तो आपकी 2 लाख रुपए या फिर जो भी आपने सिक्योरिटी अमाउंट पे की है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए या कैटेगरी वाइज, वो सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिट हो जाएगी,
और आप फर्दर राउंड ऑफ ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट रूल वो है। और बाकी अपग्रेडेशन इज़ नॉट अलाउड फ्रॉम राउंड 3 से। स्टे वैकेंसी में अपग्रेडेशन नहीं है, अपग्रेडेशन राउंड 3 तक ही है, इसके आगे कैंडिडेट अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। और आपने अगर राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट किया है, फिर सेम कंडीशन रहेगी, आपको अगर अपग्रेड हो जाती है तो यू कांट क्लेम फॉर राउंड 2 सीट। तो बहुत अच्छे से राउंड 3 बहुत ध्यान से सबको करना है। राउंड 3 में बहुत पॉजिटिव शिफ्टिंग भी देखने को मिलेगी इस बार। अब ये है स्ट्रे वैकेंसी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट राउंड है, जो जिनके रैंक वैसे कैंडिडेट के जिनके रैंक थोड़े से हाई हैं, जिनको ऑल इंडिया या स्टेट से सीट नहीं मिल रही है, मतलब वो एकदम बाउंड्री लाइन पे है, तो वो स्टे वैकेंसी तक जो वेट करना चाहते हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले ले। तो स्टेट वैकेंसी में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड है, और जितने भी राउंड है उसमें हर राउंड में फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होती है। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 स्टे वैकेंसी में आपको वापस से चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है। एंड द चॉइस फिल्ड ड्यूरिंग थर्ड राउंड विल नॉट बी कंसिडर, सेम मैंने जो बोला फ्रेश चॉइस फिलिंग वो कंसिडर नहीं की जाती है। और राउंड 3 से स्टे वैकेंसी में अपग्रेडेशन नहीं है। तो स्टे वैकेंसी में वैसे कैंडिडेट एलिजिबल हैं जिन्होंने राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 अभी तक में कोई भी सीट होल्ड नहीं रखा, वैसे कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। या फिर आपने स्टेट में भी कोई सीट होल्ड नहीं रखा, वो स्टे वैकेंसी के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैंडिडेट हु वेर फ्रेशली अलॉटेड सीट इन राउंड 3 एंड डिड नॉट ज्वाइन कैन नॉट पार्टिसिपेट इन स्टे वैकेंसी, मैंने पहले ही आपको बोल दिया। और जिन्होंने भी राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में कहीं पे भी ज्वाइन कर रखा है एक सीट, वो स्टे वैकेंसी के से बाहर हो जाएंगे, चाहे वो स्टेट का हो या ऑल इंडिया का हो। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है स्टे वैकेंसी में फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी। पहले क्या होती थी, डीम्ड यूनिवर्सिटी की जो स्टे वैकेंसी होती थी वो ऑफलाइन मोड में होती थी, वो कॉलेज खुद ही कंडक्ट करते थे, वो अपने कैंडिडेट को वो सीट सेल करते थे, वो उनका पार्ट था। बट अभी वो बंद हो चुकी है, अभी ऑनलाइन ही होगी। डीम्ड यूनिवर्सिटी की भी जो स्टे वैकेंसी होगी वो ऑनलाइन मोड में होगी, सब कुछ मेरिट के बेस पे होगी। हाँ, कुछ एनआरआई सीटें होती हैं जो कि मतलब लास्ट राउंड तक भी खाली होती है, तो वो आप कॉलेज से पहले बात करके उस सीट को रख सकते हैं। बट वो भी सीट काउंसलिंग के थ्रू ही होगी, मतलब बेस्ड ऑन मेरिट ही होगी। आप कुछ बार्गेनिंग कर सकते हैं कॉलेज से बात करके, वो अलग चीज़ें हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे एफ पॉइंट में देखिए, इफ़ ए कैंडिडेट इज अलॉटेड ए सीट इन स्ट्रे राउंड, ही सी हैज़ टू रिपोर्ट एंड जॉइन द अलॉटेड सीट एट द कॉलेज और इंस्टीट्यूट, ऑल्स or else he or she will be debarred from NEET PG examination for subsequent 1 year along with the forfeiture of security deposit. Allotment of seats are online by running software. तो इसमें इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर आपको स्टे वैकेंसी में सीट अलॉट होती है, आप उस सीट को छोड़ देते हैं, तो नेक्स्ट ईयर नीट पीजी एग्ज़ाम के लिए आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो इस बार भी एमसीसी ने और कुछ स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी ने कुछ डिबार्ड कैंडिडेट का लिस्ट निकाला है जिनको लास्ट ईयर मिली थी स्टे वैकेंसी में, बट उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था वो सीट, चाहे कारण कुछ भी हो, कॉलेज ने ज्वाइन करने नहीं दिया, डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ भी रीज़न हो, या आपने खुद आपको कॉलेज पसंद नहीं आई, या आपने गलती कर दिया चॉइस फिलिंग में, रीज़न कुछ भी हो, बट आपको नेक्स्ट ईयर आपको पार्टिसिपेट करने नहीं देंगे। तो स्टे वैकेंसी की जो भी चॉइस फिलिंग होती है वो आप बहुत संभल के करें। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। सबसे पहला चाहिए आपको, अगर कोई सीट अलॉट होती है तो आपको अलॉटमेंट लेटर चाहिए। आपको एमसीसी के साइट पे वापस से जाना है, लॉगिन करना है और अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है आपका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आने का। फिर एडमिट कार्ड चाहिए नीट का, हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट चाहिए या फिर बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, मार्कशीट ऑफ एमबीबीएस फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर चाहिए, एमबीबीएस डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए, और परमानेंट या प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए जो कि स्टेट मेडिकल काउंसिल या एनएमसी में आपने रजिस्टर किया होगा, इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट चाहिए, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ चाहिए। द कैंडिडेट शुड आल्सो ब्रिंग द फॉलोइंग सर्टिफिकेट। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, व्हाटएवर इट इज़, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको कैटेगरी का भी सर्टिफिकेट लेके जाना है। कोई एनआरआई या ओसीआई कैंडिडेट है तो उन्होंने जो भी सर्टिफिकेट अपलोड किए थे या मेल किए थे एमसीसी को, वो सेम सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। और कैंडिडेट विदाउट ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट विल नॉट बी अलाउड टू टेक एडमिशन इन अलॉटेड मेडिकल कॉलेज। तो आप जब रिपोर्ट करने जा रहे हैं मेडिकल कॉलेज में तो यू मस्ट कैरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लेके जा रहे हैं सारे के सारे ओरिजिनल कैरी करने हैं आपको। तो अब हम लोग आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें,
अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लाइक FAQs है, मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस व्हेरेइन द रिफंडेबल सिक्योरिटी विल बी फॉरफिटेड। तो इस मतलब वो वैसे कौन कौन से कंडीशन या कंडीशंस हैं जिसमें सिक्योरिटी अमाउंट आपकी फॉरफिट हो जाएगी। तो अगर आपको राउंड 2 में सीट मिलती है, वेयर ए कैंडिडेट हैज़ बीन अलॉटेड सीट इन राउंड 2, या फिर राउंड 3 या स्टे वैकेंसी में मिलती है, तो अगर आप उस सीट को ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो जाएगी। अगर राउंड 1 में मिलती है, आप ज्वाइन नहीं करते हैं, तो फॉरफिट नहीं हो जाएगी। द सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी फॉरफिटेड इफ द एडमिशन गेट कैंसल आफ्टर अलॉटमेंट ड्यू टू एनी रीज़न। जैसे मैंने बोला, आपकी सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो जाएगी, वो चाहे किसी भी कारणवश हो। अगर आपका कुछ डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, कॉलेज ने रिजेक्ट कर दिया, तो उस केस में भी लाइक आपकी सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो जाएगी। या फिर आपने ज्वाइन नहीं किया, तो उस केस में भी रिफंड नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, is there any restriction for filling up number of choices or of institution or college or subjects in choice filling? नहीं, वहाँ पे there is no restriction, like you can fill n number of choices, but be particular with your choices कि आपको क्या क्या choices fill करनी है, उसकी लिस्ट पहले से बना के रखे और choices का order बना के रखे। ऐसा नहीं कि आपको जितने भी choices available हैं सब fill करने हैं। एक आपका particular choice preference होना चाहिए कि आपको कौन कौन से ब्रांचेस चाहिए और आपको किस किस स्टेट में चाहिए और कौन कौन से टाइप ऑफ कॉलेजेस चाहिए। आप अगर प्राइवेट कॉलेज या डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे कितना एनुअल फीस बजट वाला कॉलेज रख रहे हैं, और बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हुए आप एक चॉइस फिलिंग ऑर्डर बनाएं। उसका कोई लिमिट नहीं है, यू कैन फिल n नंबर ऑफ चॉइसेस, जितने भी अवेलेबल चॉइसेस है आप सारे फिल कर सकते हैं। बट आप सारे फिल ना करें जो आपको चाहिए। डोंट फिल अनवांटेड चॉइसेस, फिल ओनली दोज चॉइसेस विच यू आर इंटरेस्टेड। देखिए, यहाँ पे अब एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत सारे कैंडिडेट वो बोल रहे हैं कि उनके एप्लीकेशन में या फिर उनके नीट के स्कोर कार्ड में, नीट के एप्लीकेशन में या फिर किसी डॉक्यूमेंट में लाइक उनका या उनके पेरेंट्स का या कुछ मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक या नेम मिस्टेक, ऐसा कुछ है। नाउ व्हाट दे हैव टू डू। तो अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में आपका कुछ भी मिस्टेक है तो आप क्या करें। जस्ट फॉर एग्जांपल, आपको नीट के एडमिट कार्ड में या नीट के स्कोर कार्ड में या नीट के एप्लीकेशन में कुछ मिस्टेक हो गई थी, आपको स्पेलिंग मिस्टेक, तो आप उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है वो लेके जाए, साथ में एक एफिडेविट करा के जाए, वो इजीली वर्कआउट हो जाएगा। उसमें आपको रिपोर्टिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे छोटे छोटे माइनर मिस्टेक होते रहते हैं। और आपको एफिडेविट चाहिए तो यू कैन व्हाट्सएप मी, अभी लास्ट में मेरा नंबर आएगा, आप उसको व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। इज इट नेसेसरी टू फिल अप द चॉइसेस एंड लॉक द चॉइसेस टू गेट द सीट अलॉटेड? देखिए कैसा है, चॉइस लॉक करना इज़ नॉट कंपलसरी, मतलब ये ऑटो लॉक है। सबको मालूम है कि एमसीसी की जो चॉइस फिलिंग होती है वो लास्ट डेट में खुद ब खुद लास्ट टाइम में ऑटो लॉक हो जाती है। तो कोशिश करें लॉक करने का लास्ट डेट में। अगर आपसे लॉक नहीं हो तो ना घबराए, ऑटो लॉक हो जाएगी। बस चॉइसेस को सेव करके रखें, दैट्स ऑल। Whether like NRI category candidates are eligible for paid deemed university seat as well? Yes, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी NRI कैंडिडेट है, उन्होंने एक बार NRI कन्वर्जन करा लिया, उसके बाद क्या वो जो मैनेजमेंट कोटा की सीट है उसके लिए एलिजिबल होते हैं? हाँ, होते हैं। NRI कैंडिडेट भी मैनेजमेंट कोटा या पेड कोटा की जो सीट होती है 85%, उसको भी फिल कर सकते हैं। बट वो NRI कैंडिडेट जो है वो कैटेगरी की सीट या फिर जो भी माइनॉरिटी सीट है उसको क्लेम नहीं कर सकते। In case candidate is allotted seat during round 1 of allotment process and his or her choice is upgraded in round 2, the seat allotted during, जैसे मैंने पहले बोला कि आप अगर राउंड 1 से राउंड 2 में आप अपग्रेडेशन जा रहे हैं या राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेडेशन, आपकी अगर अपग्रेडेशन हो जाती है तो आप वापस बैक नहीं जा सकते, आपको उस सीट को फिक्स करना पड़ेगा। जैसे डिपार्टमेंट रूल मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था। इफ़ एनी कैंडिडेट डजन जॉइन राउंड 3 सीट, सी में एग्जिट विद द फॉरफीचर ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो सेम चीज़ जो मैंने आगे बोला, इफ़ ए कैंडिडेट एलोटेड ए सीट इन स्टे राउंड एंड उनको रिपोर्ट करना बहुत कंपलसरी होगा, नहीं तो 1 ईयर के लिए डिबार्ट कर दिए जाएंगे नीट पीजी एग्जामिनेशन से। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट, MCC ऑफ DGSS विल शेयर द डेटा ऑफ कैंडिडेट इन राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 ऑफ काउंसलिंग
with all participating states. Similarly, the participating state will also share the data of joint candidate who have joined in round 3 और state will be filtered and weeded out before proceeding the AIQ counseling. मतलब आपने अगर कहीं पे भी सीट ज्वाइन किया है, आइदर वो स्टेट हो या ऑल इंडिया, आपका डेटा दूसरे काउंसलिंग अथॉरिटी के साथ शेयर कर दी जाएगी. सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. होप ये वीडियो आपको यूज़फुल, आपके लिए यूज़फुल होगी. तो अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ क्वायरीज है, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन गिवन नंबर. और दिस इज़ अबाउट आवर टीम, माई सेल्फ कुमार माधव फ्रॉम नीट प्रेडिक्टर. तो और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस